तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश योगी और अपन आज बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। दोस्तों, ये वर्ल्ड वॉर 2 का सेकंड पार्ट है। आपने अगर वर्ल्ड वॉर 2 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक बार मेरे चैनल पे जाके आप वर्ल्ड वॉर 2 का फर्स्ट पार्ट आप देख सकते। जैसे कि दोस्तों, मैंने वीडियो के पहले पार्ट में बताया था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है द वर्ल्ड फेमस विस्टल चर्चिल। उसी दिन 10 मई को हिटलर एक हमला लॉन्च करता है फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ष्म को। ये एक ऑल आउट वॉर का ऐलान था। सबको दिख रहा था कि अब हिटलर रुकने वाला नहीं है। जैसे कि दोस्तों, मैंने वीडियो के पहले पार्ट में बताया था कि किस तरह फ्रांस अपनी एक मैग्नोट लाइन खींचता है हिटलर से बचने के लिए, क्योंकि फ्रांस को डर था कि हिटलर कभी भी हमला कर सकता है उनके ऊपर। और इसी मैग्नोट लाइन के पास में जाकर फ्रांस टूर खड़े हो जाते अपने देश को बचाने के लिए। बेल्जियम और लक्ष्म के बॉर्डर पर खड़ी है। हिटलर अपनी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है 1000 से ज्यादा फाइटर बॉम्बर, एयरप्लेन्स, जमीन पर करीबन 30 लाख के करीबन जर्मन आर्मी पैदल। और दोस्तों, इस लड़ाई को नाम दिया जाता है बैटल ऑफ फ्रांस। और दोस्तों, हिटलर अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रूप्स को 3 डिवाइड में बांट देता है, ए, बी और सी। ग्रुप बी का काम था कि वो नेदरलैंड में जाके हमला बोले और फिर नेदरलैंड में जाके फोर्सेस के साथ लड़े। ग्रुप सी का काम था कि वो मैग्नोट लाइन पे जाके हमला बोले। और दोस्तों, ग्रुप ए था वो एक मास्टर प्लान था। ग्रुप सी का जो हमला था मैग्नोट लाइन पर, वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी थी ताकि ग्रुप ए अपना एक मास्टर प्लान बना सके। आर्डेन्स फॉर्स। दोस्तों, ये एक खतरनाक जंगल था, यहाँ से हिटलर नहीं आ सकता, ऐसा मानना था फ्रेंच आर्मी का। पर जब उन्हें पता चला कि 40,000 से ज्यादा आर्मी जंगल का इस्तेमाल करके ग्रुप ए इस फॉरेस्ट के थ्रू मई 1914 को पैकेज पर अंदर घुसकर हमला कर देता है नोएडा पर। दोस्तों, जो ब्रिटेन आर्मी और फ्रेंच आर्मी लड़ रही थी, ग्रुप बी के साथ उनको घेर लिया जाता है। उन्हें बड़ा झटका लगता है ये देखकर कि इतनी बड़ी फोर्स पीछे से आ गई। ब्रिटेन आर्मी और फ्रेंच आर्मी को 3 दिशाओं से घेर लिया जाता है। भागने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, समुद्र की ओर, डंकल्स के पोर्टल्स के पास। डंकल में जो होता है वो वर्ल्ड वॉर 2 का ऐतिहासिक दौर था। करीबन 4 लाख एलायंस ट्रूप डंकर के बीच पे फंसे हुए हैं। दोस्तों, ये जो मैंने अभी एलायंस बोला है, इस एलायंस का मतलब है ब्रिटेन और फ्रेंच आर्मी। जो देश हिटलर के खिलाफ फाइट करता है उसे एलायंस कहा जाता है। और जो लोग हिटलर के साथ फाइट कर रहे थे उन्हें एक्सेंस पावर कहा जाता है। तो दोस्तों, इन आइलाइट सोल्जर्स को बचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि बड़ी तेजी से नाजी की फोर्स आगे बढ़ रही थी। ब्रिटेन और फ्रांस के पास समुद्र के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अगर जो दोस्तों टाइम पर ऑपरेशन नहीं लिया तो 4 लाख के करीबन ट्रूप्स मारे जाएंगे। ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा। इतना बड़ा लॉस कि ये हद भी आ सकती है कि है ना, उनको अपना देश छोड़ना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, विस्टल चर्चिल प्लान बनाते हैं सोल्जर्स को इवैक्यूएट करने का। 26 मई 1914 को ऑपरेशन हाइलोमो लॉन्च किया जाता है। दोस्तों, ये हिस्ट्री के इतिहास में सबसे बड़ा इवैक्यूएट ऑपरेशन था। दोस्तों, जर्मन आर्मी ऑलमोस्ट पहुंच चुकी थी बीच पर, फायर करने लग रही। आसमान में जर्मन एयरपोर्ट्स बीच पर हमला कर रहे। दोस्तों, क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी है डंकर नाम से, जो यहाँ पे हुई घटनाओं को बहुत अच्छी तरह से बताता है। इस मूवी के अंदर 3 जगह पर गौर किया जा सकता है। पहला, ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स काउंटर अटैक, ब्रिटेन जहाज बचाने आ रहे थे और कुछ आम लोग हैं जो इस एक्यूरेट में आर्मी को बचाने निकल पड़ते हैं। और तीसरा, जो डंकर बीच पे हो रहा था, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, एक दूसरों को बचा रहे थे। अगर आपको जानना है कि वर्ल्ड वॉर 2 में डंकर बीच का क्या माहौल था तो आपको एक बार ये वाली मूवी जरूर देखनी चाहिए। 4 जून 1914 को करीबन 3.5 लाख सोल्जर को बचा लिया जाता है। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि मूवी के अंदर भी दिखाया जाता है कि किस तरह 3.5 लाख सोल्जर्स को बचाया जाता है। दोस्तों, कुछ दिन बाद 22 जून 1914 को फ्रांस हिटलर के सामने अपने घुटने टेक देता है। और दोस्तों, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इटली देश था, वहां पर राज चलता था एक मुसोलिनी नाम करके। वो हिटलर के साथ प्लान बनाता है फ्रांस के साथ वॉर करने के लिए। और जो इटली और जर्मन की अलाइनमेंट्स बनती है उसे नाम दिया जाता है
फैक्ट ऑफ इटली। ये दोनों देश फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ वॉर करते हैं 10 जून को। जुलाई 1914 तक सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अपने आसपास जितने भी देश है उन पर कब्जा जमा लिया। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नीदरलैंड। इस टाइम पर 3 देश ही बड़े बचे थे, हिटलर का जर्मनी, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन, जिसमें दोस्तों जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में एक एग्रीमेंट हो रखा है। तो हिटलर को सोवियत यूनियन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सोवियत यूनियन कभी सामने से जर्मनी पर हमला नहीं करेगा। ब्रिटेन एकलौता एक ऐसा देश है जो जर्मनी के सामने खड़ा है। दोस्तों आपको याद आएगा कि फिर अमेरिका का क्या हुआ। दोस्तों इस टाइम पर अमेरिका अपने हाथ पीछे रखता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में वो देख चुका है कि क्या सिचुएशन हुई, उसे कोई मतलब नहीं। तो फिर जर्मन कैसे हारती है, ब्रिटेन कैसे जीत जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1914 में यूरोप का नक्शा कुछ ऐसा दिखता है। तो दोस्तों हिटलर को लगता है कि अब सारी फाइट खत्म हो चुकी है। हिटलर को लगता है कि विस्टल चर्चिल एक पीस ट्रीटी साइन करना चाहेंगे, क्योंकि हिटलर को लगता है कि चर्चिल अपने देश को और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों जर्मन आर्मी बहुत ही ताकतवर हो चुकी थी उस टाइम। लेकिन दोस्त होता इसका उल्टा है। विस्टल चर्चिल की तरफ से आइकॉनिक स्पीच दी जाती है। वो ये कहना चाहते थे कि विस्टल चर्चिल और हिटलर के बीच में कभी समझौता नहीं हो सकता। जर्मनी के खिलाफ जो जंग छेड़ी गई है ये जारी रखी जाए। इस भाषण का मतलब था कि हिटलर अब यूके को भी इन्वेट करना चाहेगा, और दोस्तों यही कोशिश हिटलर के द्वारा की जाती है। हिटलर ऑपरेशन करता है सी लायन ब्रिटेन पर हमला बोलने के लिए, पर यहाँ पर सोचते हैं कि कैसे अटैक किया जाए ब्रिटेन। वायलेंट तो कोई कनेक्शन नहीं है यूके और ब्रिटेन का, फौज तो ऐसे भेजी नहीं जा सकती। अगर दोस्तों जहाजों से कोशिश करती है जर्मनी, कहीं ज्यादा जहाज है ब्रिटेन के पास, तो ये यहाँ पे सही नहीं लगता। फिर फैसला लिया जाता है हिटलर के द्वारा कि पहले एयरफोर्स पर कंट्रोल जमाया जाए। एयरक्राफ्ट लुपतवा 2600 और यूके के पास सिर्फ 700 एयरक्राफ्ट थे। इसीलिए 10 जुलाई 1914 को हिटलर एयरफोर्स के जरिए हमला करता है। शुरुआत में इनका मकसद था कि एयरफोर्स और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को पहले तबाह किया जाए। ब्रिटेन की छोटी रॉयल एयरफोर्स जो साइज में 1/4 थी जर्मन के कंपैरिजन में, वो पूरी कोशिश करती है अपने देश को डिफेंस करने की। बड़ी टफ लड़ाई होती है यहाँ पर, लेकिन ब्रिटेन को ज्यादा लॉस होता है यहाँ पर। उसके बाद में धीरे धीरे जर्मन रात को भी हमला करने लगता है। एक रात होती है 24 अगस्त 1914 को, जब गलती से कुछ जर्मन पायलट्स जाकर बम गिरा देते हैं जहाँ पर सिविलियंस रहते हैं। ढेर सारे सिविलियंस मारे जाते हैं। इस समय पर विस्टल चर्चिल सोचते हैं कि ये कैसी वॉर है, डायरेक्ट हमारे शहरों पर ही आकर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। उसके बाद में यूके भी रिटेलिएट करता है जर्मन शहरों पर। जब जर्मन शहरों पर बम गिराए गए तो उससे रहा नहीं गया और उसने सोचा कि मैं पूरा लंदन ही तबाह कर दूंगा। 15 सितंबर 1949 को हिटलर एक ऑर्डर करता है कि जर्मन फोर्सेस को एक ऑल आउट वॉर करनी है। 1000 से भी ज्यादा बम्बर फाइटर्स जाएंगे और एक ही दिन में पूरा काम खत्म करके वापस आ जाए। दोस्तों आप इमेजिन करके देखो कि 1000 से भी ज्यादा फाइटर बॉम्बर्स आपके शहरों में बम गिराने आ रहे हैं। क्या नजारा रहा होगा उस आसमान का दिन दोस्तों। वैसे ये नंबर था 1200, जिसमें से 620 फाइटर और 500 बॉम्बर्स थे। और दूसरी तरफ ब्रिटेन अपनी रॉयल एयरफोर्स खड़ी करता है। इन पास सिर्फ 630 ही एयरक्राफ्ट होते हैं। आसमान में इस दिन ऐतिहासिक एक लड़ाई छिड़ती है। ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स 60 से ज्यादा लुप्त एयरक्राफ्ट वापिया गिरा देती है और अपनी तरफ से कुल 29 एयरक्राफ्ट खोती है। ब्रिटेन ने जर्मन हमले को रोक दिया। इस दिन को बुलाया जाता है बैटल ऑफ फ्रांस। ब्रिटेन के जीतने का क्या कारण था इसके पीछे, आपके मन में ये सवाल आएगा कि जर्मन के पास ज्यादा पावर थी, ज्यादा एयरफोर्स थे, फिर क्यों? इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। जो देश अटैक कर रहा है वो कुछ यहाँ से पाने के लिए अटैक कर रहा है, और जो देश डिफेंस कर रहा है वो खुद को और अपने देश को बचाने के लिए डिफेंस कर रहा होता है। तो जो डिफेंस कर रहा होता है उसके पास एक ठोस रीजन होता है कि अगर आज मैं जी जान से नहीं लड़ा, अगर तो ना ही मैं बचूंगा और ना ही मेरा देश बचेगा, क्योंकि उनको पता है दोस्तों कि वो किधर भी जाए उनको मरना तय है। और दूसरी वजह ये थी कि जो रॉयल एयरफोर्स के जो कमांडोज थे उनका जो भाषण था, जो मोटिवेट करता था उनको, वो बहुत काम आया उस जगह पर। हिटलर को पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद में हिटलर यूके से अपनी नजर हटा के और अपनी नजर डालता है सोवियत यूनियन पर। अप्रैल 1914 में नक्शे पे कहानी कुछ ऐसी दिखती थी। ईस्टर्न यूरोप में हंगरी, सोमेनिया और बुल्गारिया, उन्होंने एक अपनी एलाइज पावर बना ली जर्मन के साथ।
उनके ही पावर का हिस्सा बन गए एक। उसके बाद और ईस्ट में जाए तो यूगोस्लाविया और ग्रीस के देशों में ऑलरेडी हिटलर ने कब्जा जमा लिया था। एक्चुअली में इटली का डिक्टेटर मुसोलिनी लीबिया और ग्रीस को एक्यूपाई करने में लगा हुआ था, लेकिन ब्रिटेन की जो प्रेजेंट थी मेट्रिडियम में वो थोड़ी ज्यादा थी इटालियन फोर्स के कंपैरिजन में। को हटाने के लिए हिटलर ने कुछ जर्मन ट्रूप्स को भेजा लीबिया में इटालियन फोर्सेस के साथ फाइट करने के लिए, और इसी की मदद से यूगोस्लाविया और ग्रीस पर भी कब्जा जमा लिया। एक्चुअली में हिटलर ब्रिटेन को शामिल करना नहीं चाहता था, इसीलिए हिटलर ब्रिटेन के साथ पीस ट्रीटी साइन करना चाहता था, क्योंकि हिटलर चाहता था कि अगर मैं सोवियत यूनियन पर अगर कब्जा करता हूं तो ब्रिटेन डर के मारे अपने आप पीस ट्रीटी साइन कर देगा, वो अपने आप सरेंडर कर देगा मेरे सामने। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है कि हिटलर क्यों सोवियत यूनियन पर हमला करेगा। उनके बीच में तो पहले से ही एक पीस ट्रीटी साइन की गई है। दोस्तों इसके पीछे सिर्फ कारण था हिटलर की आइडियोलॉजी, उससे कम्युनिस्ट लोगों से सख्त नफरत थी, और यह भी था कि सोवियत यूनियन जैसे एक बड़े देश पर अगर कब्जा जमा लिया जाता है तभी जाके जर्मन देश एक सुपर पावर देश बन पाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो इस बात को कि अगर हिटलर के पास इतनी सारी जमीन आ जाएगी, सोवियत यूनियन कितना बड़ा है, अगर ये सारी जमीन इसके अंडर में आ जाती है तो वो सुपर पावर देश क्यों नहीं बन पाएगा। असल में हिटलर को मेगालोनिया मैनिया हो गया था, वो सोचता था कि वही दुनिया का राजा है। पावर ने उसे बिल्कुल पागल बना दिया था। वो सोचता था कि मैं जो चाहूँ वो अचीव कर सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया पर कब्जा जमा सकता हूँ। लेकिन सोवियत यूनियन पर हमला बोलना हिटलर की एक बहुत बड़ी गलती होती है। इनफैक्ट एक ये टर्निंग पॉइंट बन जाता है वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के लिए। दोस्तों हिटलर का प्लान बड़ा ही सिंपल था। जिस तरह पहले फ्रांस में इसने इन्वेट किया था उसी तरह से सोवियत यूनियन में भी इन्वेट करेगा। जर्मन पीसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला हिस्सा बाल्टिक रीजन से जाएगा लिविंग्रेड शहर, जहां पर इटालियंस रहता था। दूसरा मॉस्को की तरफ से हमला करेगा साउथ से, और तीसरा हिस्सा हमला करेगा साउथ से यूक्रेन के थ्रू जाकर। यह बैटल शुरू होती है 22 जून 1941 में। दोस्तों यहाँ पर जो सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी वो जर्मन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़िया थी। सोवियत के पास 2000 टैंक्स थे और जर्मन के पास सिर्फ 600 टैंक थे। पर दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क आता है कि जो जर्मन टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज थी सोवियत यूनियन के कंपैरिजन में। इसीलिए दोस्तों अपर हैंड अभी भी जर्मनी का ही था। इसीलिए अपने देश को बचाने के लिए सोवियत यूनियन ब्रिटेन के साथ जुड़ जाता है एलाइड्स पावर में, वो भी एक एलाइड्स पावर का हिस्सा बन जाता है। साथ में मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे सोवियत यूनियन तक माल सप्लाई किया जाए। एक रास्ता तय किया जाता है जो ईरान के थ्रू होकर जाता है। और प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि जो ईरान में जो सरकार थी वो हिटलर के फ्लेवर में थी, इसीलिए दोनों देश मिलकर ईरान को भी अपने साथ मिला लेते हैं। पर दोस्तों ये ज्यादा सक्सेस नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों हिटलर अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सोवियत के अंदर 100 किलोमीटर तक अंदर आर्मी घुसा देता है। कुछ ही हफ्तों में ये इतनी अंदर तक घुस जाते हैं कि मॉस्को से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर रहते हैं। और इसी बीच में ट्विस्ट आता है, हिटलर और जर्मन आर्मी के जो कमांड्स होते हैं उनके बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट होता है। उसी की वजह से अगला जर्मन कमांड अक्टूबर तक डिले हो जाता है। ठंड बढ़ने लगती है। ठंड के मौसम में सोवियत की आर्मी लड़ने के लिए एडवांस है, उन्हें आदत है ठंड में लड़ने की। और दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ सोवियत को एक दूसरा एडवांटेज मिलता है। सोवियत और जापान मिलकर एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करते हैं। इसका मतलब ये था कि जो ईस्ट बॉर्डर पर लड़ रहे थे सोवियत आर्मी, वो अब अपने देश को बचाने के लिए वेस्ट बॉर्डर में जाकर जर्मन आर्मी के साथ लड़ सकते हैं। दिसंबर 1941 में एक और ट्विस्ट आता है। जापान जाकर यूएसए के पोलहार पर हमला कर देता है बिना किसी प्रोवोकेशन के। 2300 से ज्यादा अमेरिकन ट्रूप्स मारे जाते हैं। अमेरिका इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वेड नहीं होना चाहता था। यूरोप में जो हो रहा था अभी तक उसे देखकर कहता था कि ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी तरीके से इसे आप हैंडल करो। मुझे जो करना था वो मैंने वर्ल्ड वॉर 1 में कर लिया, अब बस और नहीं करना। पर जब पोलहार पर हमला होता है तो अमेरिका बौखला जाता है। तो अमेरिका बोलता है अब बस, और ये भी वॉर डिक्लेयर कर देता है जापान पर और वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वेड हो जाता है। अमेरिका एलाइड फोर्सेस के साथ जुड़ता है जिसमें यूके, सोवियत यूनियन और चीन जैसे बड़े देश होते हैं।
अमेरिका यहाँ पर 2 से 3 महीने का समय लेता है अपनी आर्मी को प्रिपेयर करने के लिए, और जब तक जापान थाईलैंड और कम्बोडिया जैसे देशों पर कब्जा जमा लेता है। 1942 में हिटलर डिसाइड करता है कि सोवियत यूनियन के साउथ में फोकस किया जाए, जहां से माल आ रहा है। ईरान से जो माल आ रहा था इसे बंद किया जाए। यहाँ पर एक बहुत ही खूंखार वॉर छिड़ती है स्टालिनग्रेड शहर में। यहाँ पर सोवियत आर्मी अपने आप को अच्छी तरह से डिफेंस कर पाती है जर्मन आर्मी के अगेंस्ट। दूसरी तरफ अमेरिका एलाइड पावर के साथ जुड़कर जापान टेरिटरी पर हमला करती है। साउथ पैसिफिक, इस लड़ाई को बैटल ऑफ मिडल भी कहा जाता है। जून 1942 में जापान के एयरफोर्स डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। दूसरी तरफ 1942 में ब्रिटेन आर्मी इजिप्ट के देशों से इटालियंस और जर्मन आर्मी को बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ स्टालिनग्रेड की लड़ाई बड़ी लंबी चलती है। नवंबर 1942 में सर्दियों का मौसम आता है और जर्मन आर्मी को ठंड में फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जर्मन आर्मी ने पूरा एरिया कब्जा कर लिया था, पर फिर भी सोवियत की आर्मी जंग लड़ती रही और आखिर में जाके सोवियत सोल्जर्स सक्सेस रहे। 30 लाख से ज्यादा जर्मन ट्रूप्स को घेर लिया जाता है चारों तरफ से सोवियत यूनियन के द्वारा, और ये सारे लोग फरवरी 1943 में जाकर सारे सरेंडर करते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है वर्ल्ड वॉर 2 का। कुछ दिन बाद जुलाई 1943 में इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, लिटरली। वहां की जनता अपने ही खिलाफ जंग छेड़ देती है। मुसोलिनी की हत्या की जाती है एक आम इंसान के द्वारा जो गांव में रहता है। वो एक तरह से सिविलियंस था। वैसे सिविलियंस वो लोग होते हैं जो गलत आवाज के सामने हथियार उठाते हैं। अगर कोई गलत हो रहा हो तो उसके सामने वो हथियार उठाते थे उस टाइम के जमाने में। इटली में एक नई सरकार बनती है और वो एलाइड्स पावर के साथ लड़ने का फैसला नहीं लेती है। इस तरफ धीरे धीरे लगता है एलाइड्स पावर को कि हम हिटलर को हरा सकते हैं। नवंबर 1943 में इटालियंस रूजवेल्ट और विस्टल चर्चिल साथ में मिलते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म किया जाए। 6 जून 1944 एक और ऐतिहासिक दौर जिसे डी डे के नाम से जाना जाता है। इस दिन एलाइड फोर्सेस एक जबरदस्त फैसला लेती है जमीन पर उतरने का। करीबन 1.5 लाख से ज्यादा ब्रिटेन, कनेडियन और अमेरिकन फ्रांस के बीच नॉर्मेंडिक पर लैंड करती है। यहाँ पर ये जर्मन आर्मी के सामने फाइट करेगी और फ्रांस को रिहा करेगी। ये देखकर हिटलर को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो पहले से सोवियत के साथ फाइट कर रहा था। उसके बाद में एलाइड पावर ने इधर भी हमला कर दिया। हिटलर वेस्टर्न से अपनी आर्मी हटाकर ईस्टर्न बॉर्डर पर लगाता है एलाइड फोर्सेस के साथ लड़ाई करने के लिए। और दूसरी तरफ जैसे ही सोवियत से अपनी आर्मी हटाई हिटलर ने, पीछे से सोवियत ने काउंटर अटैक किया और 600 किलोमीटर तक की जमीन वापस कवर कर ली। पोलैंड, हंगरी और रोमानिया अपने कब्जे में ले लेता है। दूसरी तरफ एलाइड सोल्जर्स ने साउथ से भी हमला किया जर्मन पर। एक के बाद एक कंट्री का लिबरेशन होने लगता है। हर कंट्री से जर्मन आर्मी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। यूगोस्लाविया ने तो अपने ही दम पर जर्मन ट्रूप्स को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब जर्मन को भी 3 दिशाओं से घेर लिया जाता है। तभी हिटलर अपना एक आखिरी प्लान बनाता है जिसे नाम दिया जाता है बैटल ऑफ पल्च। जर्मन के अंदर एंटर करने से पहले एलाइड सोल्जर्स बहुत जबरदस्त तरीके से बमबारी करती है जर्मन शहरों पर। फरवरी 1945 में एक याल्टा कॉन्फ्रेंस की जाती है। इसमें अनाउंस किया जाता है कि जो भी देश जर्मन पर वॉर डिक्लेयर करना चाहता है वो डिक्लेयर कर सकता है। वेनेजुएला, उरुग्वे, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, सीरिया, लेबनान, पैराग्वे सब वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जर्मन। वॉर के आखिरी 4 महीने बहुत ही भयंकर रहते हैं। हर दिन 30,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जैसे जैसे एलाइड सोल्जर्स आगे बढ़ती है उन्हें पता चलता है हिटलर के कैंपों के बारे में, जहां पर लाखों बेगुनाह जूस को मार दिया जाता है। एलाइड सोल्जर्स बम गिराना जारी रखती है जर्मन शहरों पर। मई 1945 में जर्मन के बर्लिन शहर पर कब्जा कर लिया जाता है सोवियत यूनियन आर्मी के द्वारा। इसके ठीक 2 दिन पहले 30 अप्रैल 1945 में हिटलर खुदकुशी कर लेता है। जो जर्मन टेरिटरी थी उसे भी डिवाइड कर दिया जाता है, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी के हिस्से से एक नया पोलैंड का जन्म होता है। बहुत सारे देशों के बॉर्डर्स दोबारा ड्रॉ किए जाते हैं। आज के समय में जो आप नक्शा देखते हो वो वर्ल्ड वॉर 2 का ही नतीजा है। उसके बाद में जर्मन में जो नई सरकार बनती है वो फ्रांस के साथ हाथ मिलाती है और अपनी पुरानी दुश्मनियां सारी भुला देती है।
और बहुत कुछ चेंज आते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। आगे जाकर फ्रांस और ब्रिटेन के रिश्ते बढ़ाने के लिए कुछ कंपनियां खोली जाती है जिसमें ये ट्रेड करते हैं, और इसमें ज़्यादा मुनाफा और फ़ायदा देखने की वजह से ब्रिटेन और इटली भी इसमें जुड़ जाती है। 2000 में जाकर यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेट होती है। सो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर दोस्तों आपने मेरा वर्ल्ड वॉर 2 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो आप जयेश योगी जेके चैनल पे जाके एक बार मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 का। और हाँ दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूँ, तो इसके लिए मुझे प्लीज़ आप सपोर्ट करिए।